देखते हैं कि आरसी का क्या है सीन। कुछ थोड़े बहुत रूल्स है, ठीक है, जो तुम फॉलो करते हो जब तुम आरसी को सॉल्व करते हो। उसमें से पहला रूल आता है कि एवरीथिंग इज 100% ट्रू। इसका क्या मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आरसी में लिखा हुआ है कि यार जो ऑरेंजेस होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, तो वो तुम मानोगे क्योंकि क्योंकि आरसी में लिखा हुआ है और तुम्हें उसके बेसिस पे आंसर करना है रादर देन अपनी पर्सनल नॉलेज। ठीक है, अपनी पर्सनल नॉलेज को उतना नहीं लाना है। अब पर्सनल नॉलेज और कॉमन सेंस में क्या फर्क है? पर्सनल नॉलेज वर्सेस कॉमन सेंस क्या होता है? ठीक है, ठीक है। अब सन राइजेस इन द ईस्ट, ये कॉमन सेंस है। अपनी पर्सनल नॉलेज ये हो गई कि यार मुझे किसी चीज के बारे में पता है कि मुझे सन देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तुम्हारी अपनी पर्सनल नॉलेज हो गई। ठीक है, दोनों में फर्क समझ आया? जो तुम्हें लगता है, तुम्हारे हिसाब से है, कोई चीज यूनिवर्सली ट्रू है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसको तो तुम अलग से अपना मान के चलोगे कि हाँ ये एक ऐसी चीज है जो मैं खुद से मानता हूँ। ठीक है, कि एक तुम कंट्री में करेंसी होती है, ये एक तुम यूनिवर्सल उसको मान सकते हो कि यार अभी तक तो यही सब समझ आया है। ठीक है, एवरीथिंग इज 100% ट्रू, उसमें तुम डिबेट नहीं करोगे और अपनी नॉलेज नहीं लगाओगे। ठीक है, दूसरी चीज आती है, तुम्हें ये देखना होता है कि ऑथर का पॉइंट क्या है, ऑथर्स पॉइंट वर्सेस अदर पीपल मेंशन्ड, दोनों में फर्क होना चाहिए। और ये चीज तुमने अभी रीडिंग रीसेट में हमने सीखी थी ना कि ऑथर का कहाँ कहाँ पॉइंट है और दूसरे लोगों का कहाँ कहाँ पॉइंट है। तो वो चीज तुमको देखना पड़ेगा क्योंकि उसी पे डिपेंड करेगा, वही तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। अगर वो क्वेश्चन में पूछेगा कि ऑथर के हिसाब से क्या सही है, तो आंसर अलग हो जाएगा। अगर वो पूछेगा कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन के को इंट्रोड्यूस किया कि के हिसाब से क्या सही है, तो आंसर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं वो डिपेंड करेगा। ओके, हो सकता है किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि करप्शन बहुत नॉर्मल चीज हो क्योंकि उसका फायदा हो रहा है, बट मे बी ऑथर अगेंस्ट हो उसके। ठीक है, तो ऐसे करके हो सकता है उसमें। आगे बढ़ जाते हैं। फिर आता है तुम्हारा कि अगर एंडिंग, एक एंडिंग हो रही है आरसी की, ठीक है, वहां पे कुछ एक ओपिनियन आया, एक आरसी की एंडिंग हो रही है वहां पे एक ओपिनियन आया। ठीक है, एन ऑथर, किसी और पर्सन का ओपिनियन है, ओपिनियन मतलब थर्ड पर्सन, कोई और पर्सन का ले लो आप, किसी पर्सन का ओपिनियन है एंड ऑथर का कोई रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो हम ये मानेंगे कि ऑथर भी उस चीज पे एग्री करेगा, ऑथर एग्रीज। ठीक है, ये ध्यान रखना, अभी मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा। ये तीन चीज समझ आई अभी। फिर फोर्थ चीज यहाँ पे आती है कि तुम आरसी को आरसी की तरह मत देखो कि ये एक ऐसे है, ये एक ऐसे है, ये एक ऐसे है। तुम क्या कोशिश करो कि यार ये आरसी है तो उसको एक लाइन में मैं लिख लेता हूँ, एक बुलेट पॉइंट में लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर जो दूसरा तुम्हारा पैसेज है उसको एक लाइन में लिख के, वो एक तुम्हारे लिए बुलेट पॉइंट्स है। का मतलब क्या हो गया कि वो जो तुमने स्क्रिबलिंग करी थी ना खुद के लिए, वो सब हो गए तुम्हारे बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रिबलिंग एज अ कॉन्सेप्ट तुम्हारा आएगा। ठीक है, फिफ्थ चीज आती है कि तुम्हें डोंट मेमोराइज
फैक्ट्स। पूरे के पूरे आरसी में जहाँ पे नंबर्स लिखे होंगे, जहाँ पे बोला जाएगा इस जगह, वो तुम सबसे अच्छा ऑप्शन ये रहता है कि रेफर बैक करो, ठीक है? रादर देन रिलाइंग ऑन मेमोरी, क्योंकि मेमोरी पे ज़रूरी नहीं कि तुम्हें चीज़ें याद रहे, क्योंकि यार 3-4 मिनट, 5 मिनट पढ़ते होगे आरसी को, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि वो सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें याद रहेगी। तो इसलिए हमेशा मेमोरी पे रिलाय नहीं करना है, हमें बार-बार जाके पीछे से पढ़ना होगा, ठीक है? कि क्या लिखा था, क्या लिखा था? डाउट क्योंकि होगा, तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ, शायद ऐसा पढ़ा था, अब वो शायद वाली फीलिंग पे नहीं जाएँगे। शायद वाली फीलिंग पे अब शायद सही होगा आंसर, शायद गलत, तो वैसे नहीं खेलना है, ठीक है? इतना हुआ, आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है कि एवरी ओपिनियन ऑफ ऑथर जो है, एक ऑथर होगा, वो कुछ अपना ओपिनियन दे रहा होगा, ठीक है? तो ऑथर के हिसाब से अगर ऐसा है कि करप्शन तो होना ही नहीं चाहिए, तो वो एक फैक्ट है, ठीक है? अब तुम क्या मानते हो, क्या नहीं मानते हो, वो एक अलग चीज हो गई, बट ऑथर के हिसाब से क्या है, वो एक फैक्ट लेके चलेंगे। उसके साथ में अब अगर एक पर्सन आता है, एक्स वाई जेड पर्सन आया और उसने कहा कि नहीं नहीं, ये करप्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो पूछ सकता है विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल द ऑथर डिसएग्री, ठीक है? तो वो ऑथर कहीं ना कहीं इस पर्सन से डिसएग्री करेगा ना, क्योंकि ये पर्सन तो कह रहा है कि करप्शन होना चाहिए। ऑथर का क्या ओपिनियन है कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इज अ फैक्ट, नहीं होना चाहिए इज अ फैक्ट, बट ये पर्सन कह रहा है कि होना चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हें बस ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार वो ओपिनियन है किसी पर्सन का, तो ये नॉट फैक्ट में आएगा, ठीक है? उसके बाद और आगे जाते हैं। इतनी चीज समझ आई, ये हो गया तुम्हारे छोटे मोटे ये प्रिंसिपल्स जो तुम्हारे लगते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि आरसी को अब हम प्रैक्टिस किस ऑर्डर में करेंगे, ठीक है? एक मिनट। हाँ, आ जाओ, किस ऑर्डर में करेंगे, फिर हमें इस पे अभी एक आरसी भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? ऑथर हमेशा फैक्ट पे ही रहता है क्या? ऑथर फैक्ट पे नहीं रहता है, ऑथर का मतलब है कि ऑथर का जो ओपिनियन होगा, तो वो एक फैक्ट होगा तुम्हारे लिए, उसमें तुम ऐसा वो नहीं करोगे, डाउट नहीं करोगे, वो एक फैक्ट वाली चीज हो जाएगी। सेम एज पॉइंट नंबर 1 वाला, कि एवरीथिंग इज 100% ट्रू। अपनी नॉलेज मत लगाना बस, ठीक है? कॉमन सेंस लगा सकते हो, अपनी नॉलेज नहीं लगानी, ठीक है? फिर अब आते हैं कि प्रोसेस क्या होता है यार आरसी सॉल्व करने का, आरसी सॉल्विंग का, ठीक है? पहला प्रोसेस ये होता है कि यार तुम्हारा ये पैसेज है, ठीक है? तुम उसको रीड कर रहे हो, रीड करने में तुम स्क्रिबलिंग कर रहे हो, ठीक है? जब तुम स्क्रिबल कर रहे हो तो तुम्हारे पास डेटा आ रहे हैं, तुम्हारे पास बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है? एक बार तुम्हारे पास बुलेट पॉइंट्स आ गए, उसके बाद जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको तुम जब रीड करोगे, तो वहां पे उसको तुम रीफ्रेस करोगे। रिफ्रेश करोगे का क्या मतलब है कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको एक बार अपनी, या तो नॉर्मल इंग्लिश में ही रिफ्रेश कर लो, उसको कायदे से तुम्हें समझना है, समझना है कि पूछा क्या है, कि पूछा क्या है, ठीक है? कि क्या पूछ क्या रहा है ऑथर, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक क्वेश्चन आया कि मेरा कॉलेज कौन सा है, मेरा इंस्टीट्यूट कौन सा है, कौन सा है, ठीक है? ये क्वेश्चन है। और अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मेरा जो नाम है वो प्रेरक है, ठीक है? और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि इंस्टीट्यूट
ये है। बट अब जो क्वेश्चन है ना, इसमें दोनों इन्फॉर्मेशन ट्रू है ना? दोनों इन्फॉर्मेशन ट्रू है, बट जो चीज़ क्वेश्चन को आंसर करेगी वही तो आंसर होगा ना। अब तुमसे भी कोई तुम्हारा नाम पूछे और तुम उसको अपना एड्रेस दो, तो फिर वो भी कहेगा ना कि इससे अगले दिन बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे होगी कि इंस्टीट्यूट अगर पूछा है, तो ये वाला आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी ऐसा होगा। क्या होगा, ये तो चलो मैंने ऐसे एग्ज़ाम्पल बेसिक बता दिया, बट क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक सर्टेन पूरा आरसी देंगे, उसमें वो पूछेंगे कि इसका क्या था? और वो दोनों ऑप्शन देंगे, एक तुम्हें दिखेगा कि यार ये तो पूरा वर्ड टू वर्ड तुम्हारे पैसेज में लिखा हुआ है, बट वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो आंसर कर नहीं रहा होगा क्वेश्चन को। ठीक है? तो इसी छोटी पिक्चर का एक बड़ा सा तुम्हें अभी दिखेगा आगे। क्लियर है ये? तो तुम्हें क्वेश्चन रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है यहाँ पे। सेकंड इसको डाल देता हूँ कि क्वेश्चन को रीड करो कि क्या लिखा है, फेस देखो, समझना है वहां पे कि पूछा क्या है। ठीक? उसके बाद अब जब तुम्हें पता चल गया कि पूछा क्या है, उसके बाद यहाँ पे तुम एक लेके आ सकते हो कि खुद से पहले सोचना। खुद से पहले सोचना का क्या मतलब है? तुम यहाँ पे सोचोगे कि यार पैराफ्रेज करोगे। पैराफ्रेज क्या करोगे? आंसर, तुम जो अपना, जो भी तुम्हें लगता है आंसर क्या होगा, वो तुम अपने माइंड में सोचोगे कि यार ये हो सकता है इसका आंसर। विद विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे भी ऊपर वाला एग्जांपल था, विद विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द ऑथर एग्री। ये अगर एक क्वेश्चन आया, तो तुमने जब इसको रीड किया तो तुम्हें समझ ये आना चाहिए कि यार इसके जो ऑप्शन में मुझे उस तरह के ऑप्शन देखने हैं जहां पे वो ऐसी बात हो रही है जहां पे करप्शन को नीचे करा जा रहा है, या फिर करप्शन को एज अ बैड थिंग माना जा रहा है। उसी चीज से तो ऑथर एग्री करेगा ना। तो ये चीज तुम्हारे माइंड में पहले से ही होना चाहिए, बिफोर इवन रीडिंग ऑप्शंस। क्योंकि जब तुम्हें उतनी क्लैरिटी हो जाएगी कि अच्छा ऑथर तो, ऑथर किससे एग्री करेगा, तुमसे कोई पूछे और पूरा का पूरा तुम्हारा आरसी इस बात पे ही है कि करप्शन क्यों गलत है अकॉर्डिंग टू ऑथर। कुछ लोग कहते हैं कि करप्शन सही है, बट अकॉर्डिंग टू ऑथर करप्शन इज रॉन्ग। तो वहां पे तुम जैसे ही रीड कर रहे हो कि ऑथर एग्री किससे करेगा, तो उसी चीज से करेगा ना कि यार करप्शन नहीं होना चाहिए। तो ये तुम्हारा हो जाता है कि तुमने पहले ही देख लिया कि आंसर क्या हो सकता है। ठीक है? पॉसिबल आंसर, मतलब नॉट नेसेसरी वर्ड टू वर्ड हो। पॉसिबल आंसर तुम्हें ये एटलीस्ट पता होना चाहिए कि यार हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करप्शन पे जाएंगे कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ करप्शन पे जाएंगे। इससे टाइम बहुत बच जाता है। ठीक है? फिर फोर्थ वाला क्या आता है? तुम्हें एलिमिनेशन यूज करना है। अब ये एलिमिनेशन क्या चीज है? एलिमिनेशन इन द सेंस कि A B C D, अब तुम्हारे पास चार ऑप्शंस है। एक आंसर सही होने के लिए उसमें सब कुछ सही होना चाहिए। ठीक है? सही होना चाहिए। ठीक है? एक आंसर सही होने के लिए उसमें सब कुछ सही होना चाहिए, बट गलत होने के लिए एक ही पॉइंट काफी है ना? काफी है। ठीक है? क्योंकि तुम ऐसा कह सकते हो ना कि यार वो एक सही पर्सन है कि नहीं, तुम अगर इसको जज करो ना करने जाओ, ठीक है, तो तुम्हें एलिमिनेट करना ज्यादा इजी होगा, क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक गलती निकालनी है टू मेक इट रॉन्ग। ठीक है? और मतलब सही करने के लिए तुम्हें सारी चीजें टिक टिक होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक क्वेश्चन की भी सॉल्विंग कर रहे हो, तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, अगर ये 5 स्टेप में उसकी सॉल्विंग हुई है, तो पांचों सही होने चाहिए ना, तभी तो आंसर तक सही पहुंचोगे। ठीक है? और दूसरा ये होता है कि ये सही, ये सही, ये गलत हो गया, ये सही, तो ये तुम बता सकते हो ना कि यार मेरा ये क्वेश्चन गलत होगा। ये यहाँ पे क्वेश्चन गलत होगा क्योंकि कहीं पे एक जगह पे तुमने गलती आइडेंटिफाई कर ली। और यहाँ पे क्वेश्चन सही होगा क्योंकि तुमने देखा कि हर जगह पे ही जो स्टेप्स हैं वो सही हैं।
तो मोर टाइम कंज्यूमिंग ये वाला पार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें सब चीजों को चेक करना है ना, कि यार एक आंसर सही है कि नहीं है, क्या है ना, हर एक पार्ट सही होना चाहिए। गलत वाले में क्या होता है, इजी, कि तुम्हें बस एक गलती ढूंढनी है और तुम एलिमिनेट कर सकते हो। तो इसीलिए एलिमिनेशन हम लोग यूज करते हैं। जहां पे तुम्हारे पास जब चार ऑप्शन ऐसे करके होंगे ABCD, तो वहां पे तुम गलतियां ढूंढोगे, ठीक है, कि यार डी वाला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, यार सी वाला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। तो तुम्हें एक दो गलती ढूंढनी है, एक दो। ठीक है, तुम एक दो गलती ढूंढोगे। अब गलती ढूंढोगे को ही हम लोग कहते हैं कि यार तुम उसके पीछे की रीजनिंग देखोगे, कि यार किस रीजन की वजह से ये आंसर गलत है। अब ये जो रीजंस की वजह से आंसर गलत है, यही तुम्हारे 25+ ट्रैप्स हैं, जो कि हम धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कि यार ये ऑप्शन क्यों गलत है, ये ऑप्शन क्यों गलत है, इनमें से क्यों गलत है। तो ये चीज तुम्हें करनी होगी। रादर देन सेलेक्टिंग एन आंसर, इट इज बेटर टू एलिमिनेट, क्योंकि वो फास्टर है और तुम्हारा टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। समझ गए इतना। तो इस चार पार्ट में तुम्हारा पूरा आरसी का प्रोसेस चलेगा, कि भाई पैसेज देखा, रीड किया, स्क्रिबलिंग करी, बुलेट पॉइंट्स बनाए, सेकंड क्वेश्चन को रीड करा, रीफ्रेस करा, अपनी लैंग्वेज में चाहो तो कर लो, कि तुम्हें समझ आना चाहिए कि भाई पूछ क्या रहा है, ठीक है। कई बार क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में तुम्हें वो बहुत घुमाएगा, कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विद विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द ऑथर एग्री, फिर आगे लगा देगा एक्सेप्ट, ऐसे करके बनते हैं क्वेश्चंस। अभी सारे टाइप के हर तरह के करेंगे, बट मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो उसमें तुम कंफ्यूज होगे, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि एक स्टेप बैक लिया, वहां पे बैठे और वहां पे सोचा कि यार पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन है क्या। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा तुम्हारा, कि तुम्हारा आंसर क्या रहेगा ऑप्शन में से, ठीक है। वरना तुम्हें क्या लगेगा कि चारों ऑप्शन ही तुम्हें दिख रहे होंगे पूरे के पूरे आरसी में, कि यार ये भी लाइन लिखी है, ये भी लिखी है, ये भी लिखी है, ये भी लिखी है। इस क्वेश्चन में भी अगर तुम देखो, तो दोनों चीजें ही सही हैं। अगर जिस किसी ने क्वेश्चन नहीं सही से पढ़ा है, तो ये दोनों चीजें उसको सही लगेंगी, और वो कंफ्यूज रहेगा कि यार ये इंस्टीट्यूट पे टिक मारना है कि नाम पे टिक मारना है। वो जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तब तुम्हें रियलिटी समझ आएगी, ठीक है। खुद से पहले सोच लिया कि यार आंसर क्या हो सकता है, उसके बाद फिर एलिमिनेशन प्रोसेस लगाया। क्यों लगाया एलिमिनेशन प्रोसेस, उसकी भी रीजनिंग मैंने तुम्हें बता दी है, ठीक है। एलिमिनेशन एलिमिनेशन प्रोसेस में अब ये जो रीजनिंग है, उसमें थोड़े बहुत, जैसे अगर मैं टाइप्स बताऊं किस तरह के होते हैं, एक होता है आउट ऑफ स्कोप। तुमने मुझसे मेरा नाम पूछा, और मैंने तुम्हें बताया कि यार जो ये शिलोंग का जो वेदर है ना, वो बहुत सही रहता है। तो ये एक एकदम आउट ऑफ स्कोप हो गई ना, कॉन्वर्सेशन कहीं पे चली है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम करप्शन वाला एग्जाम्पल ले लें, तो मैं करप्शन और वो सब बता रहा हूँ, और तुम मुझे कुछ बता रहे हो कि यार कि मार्स पे कैसे वो अपना स्पेस स्टेशन बना सकते हैं। तो वो ये बात और वो बात बहुत दूर है ना, दूर है, ठीक है। ये चीज तुम्हें समझ आती है, दूर है वर्सेस रिलेटेड है कि नहीं। रिलेटेड तो दुनिया में हर एक चीज होगी ना। अगर मैं यहाँ पे एक पेन खरीदता हूँ, तो इससे बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी का तो भला हो ही जा रहा होगा शायद। 0.001% ही हो रहा होगा, बट हो रहा होगा। तो सारी चीजें ऐसे तो इंटर रिलेटेड हैं। अब तुम कह सकते हो कि यार करप्शन हुआ होगा, तो फिर उसके बाद फिर पैसे नहीं बचे हमारे पास उतने, तो हम लोग इसीलिए हम इतना एडवांसमेंट नहीं कर पा रहे हैं ये साइंस की फील्ड में। ऐसे करके तुम चिपका सकते हो कि मार्स तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। बट ये बहुत लंबी लंबी बातें ना, कि पहले ये फिर ये फिर ये, मतलब एकदम डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है ना ऐसा, एज सच इनडायरेक्ट वे में तो हर एक चीज एक दूसरे से रिलेटेड ही है, ठीक है। समझे, कि तुम कैट की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो, क्या पता तुम साइंटिस्ट होते है। तो ऐसे करके आउट ऑफ स्कोप का समझ आ गया। दूसरा आता है आउट ऑफ स्कोप ही, यहाँ पे इररेलेवेंट भी तुम बोल सकते हो इसको, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब पूछा, मतलब ऐसे नाम, अगर फॉर एग्जांपल करप्शन, विद विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द ऑथर एग्री, तो वहां पे करप्शन से एग्री नहीं कर रहा है, बट एक ऑप्शन है कि हाँ यार करप्शन से क्या होगा कि
जीडीपी बढ़ जाएगी, कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल समथिंग विच इज ऑपोजिट टू वॉट ऑथर थिंक्स, ऑथर के हिसाब से कि यार करप्शन से बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं है, ऐसा कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो वहां पे ऑथर डिसएग्री करेगा विच इज ऑपोजिट। फिर नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन, नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन, ठीक है, आंसर चाहे जितना अच्छा लिखा हो, चाहे जितनी अच्छी उसमें बात लिखी हो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट अंटिल तुम्हारा क्वेश्चन आंसर हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन का तुम्हें आंसर करना है ना बेसिक लेवल पे, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारी रीजनिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि तुम तेज तेज आरसी करो कि यार आज मैं 50 आरसी एक दिन में कर दूंगा, 2 आरसी करो, ठीक है, दिन के, बट कोशिश ये करो कि यार 2 आरसी में अगर तुम्हारे पास 4 4 क्वेश्चंस है, ठीक है, तो ये जो 8 रीजनिंग है, रीजनिंग वाले पॉइंट वो तुम्हें क्लियर होने चाहिए, समझे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पे मत जाना कि मैं बहुत ज्यादा कर लेता हूँ तो सही हो जाएगा मेरा, ज्यादा करने से सिर्फ टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो कर लेना, बाद में कर लेना कि यार जब अब तो सब कुछ समझ आ गया है, अब मैं करता हूँ, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई, जितना समझाया, थोड़े बहुत फंडामेंटल, उसके बाद प्रोसेस भी बताया कि कैसे करते हैं। अब आ जाओ एक आरसी कर लेते हैं साथ में, ठीक है, ताकि तुम्हें कुछ लगे कि हाँ कुछ हो रही है पढ़ाई। इसको एक बार रीड करो, ठीक है, छोटा सा आरसी स्टार्ट हम लोग इस लेंथ के आरसी के साथ करेंगे, फिर धीरे धीरे करके तुम्हें भी पता है कि कहाँ तक पहुंचा देंगे, ठीक है, स्टार्ट करो।
आ जाओ देखते हैं। ठीक है, कुछ आंसर्स मार्क करे होंगे, उसको अपने पास रखना कि यार ये मेरे हिसाब से आंसर्स हैं। उसके बाद देखो कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। क्या कह रहा है कि साइंटिस्ट लॉन्ग बिलीव दैट टू नर्व क्लस्टर्स इन द ह्यूमन हाइपोथैलेमस कॉल्ड समथिंग एससीएन वर व्हाट कंट्रोल्ड आवर सर्केडियम रिदम। साइंटिस्ट लॉन्ग बिलीव्ड, ठीक है, तो यहाँ पे तुम एक बिलीफ लेके आ रहे हो ना कि यार कुछ एक चीज थी एससीएन करके, वो क्या करती है, सर्केडियम रिदम्स को कंट्रोल करती है। तुमने कहा ठीक है यार। Those rhythms are the biological cycles that reoccur approximately every 24 hours in synchronization with the cycle of sunlight and darkness caused by Earth's rotation। तो ये जो सर्केडियन सर्केडियम रिदम्स हैं, ये क्या होती हैं, बायोलॉजिकल साइकिल्स होती हैं। ठीक है, तुमने ये चीज समझी, उसको एक्सप्लेन करा ना। आगे बढ़ते हैं। स्टडीज हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इन सम एनिमल्स द एससीएनस कंट्रोल डेली फ्लक्चुएशन इन ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, एक्टिविटी लेवल, alertness as well as the night time release of the sleep promoting agent melatonin। तो ये सब चीजें क्या हुई, ये सब हुई इस स्टडीज हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इन सम एनिमल द एससीएन कंट्रोल। तो इसमें बताया है ना हमें कि एससीएन क्या है, कंट्रोल करता है सर्टेन, तुम ये कह सकते हो कि फंक्शंस है ना एससीएन के, कि भाई अलर्ट रखेगा, बाकी बॉडी टेम्परेचर को करेगा कंट्रोल, शायद ब्लड प्रेशर करे, एक्टिविटी लेवल करे, एंड इवन नाइट टाइम रिलीज ऑफ दिस सेल्फ स्लीप प्रोमोटिंग एजेंट भी है। तो ये सारी चीजें एससीएन के बारे में है कि क्या क्या वो करता है। ठीक है, फर्दर मोर सेल्स इन द ह्यूमन रेटिना डेडिकेटेड टू ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइट लेवल्स टू द एससीएन। तो क्या हो रहा है, कुछ सेल्स हैं रेटिना में, तुम्हारी आईज में, जो कि ट्रांसमिट करते हैं अबाउट लाइट लेवल्स, ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन अबाउट लाइट लेवल्स टू एससीएन, हैव रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड। ठीक है, तो तुमने कहा अच्छा ठीक है, कुछ सेल्स हैं जो एससीएन को रिपोर्ट करते हैं काइंड ऑफ। Four critical genes governing circadian cycles have been found to be active in every tissue. However, every tissue, however, of flies, mice and humans। अब यहाँ पे मैंने कॉमा वाली एक चीज बताई थी ना तुम्हें कि दो कॉमा के बीच में एक चीज होगी तो उतनी वो इंपॉर्टेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है कि फोर क्रिटिकल जीन्स हैं, मे बी ABCD, चार जीन्स हैं, ठीक है, गवर्निंग सर्केडियम साइकिल्स। तो ये चार जीन्स हमारे क्या कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं सर्केडियन साइकिल्स हैव बीन फाउंड टू बी एक्टिव इन एवरी टिश्यू, हाउएवर नॉट जस्ट द एससीएन। ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ एससीएन नहीं था, ये फ्लाइज, माइस एंड ह्यूमंस में हमने देखे। ठीक है, इन एडिशन मतलब उससे आगे कंटिन्यू करेगा, when laboratory labs that usually ate at will were fed only once a day, peak activity of a clock gene in their liver shifted by 12 hours, whereas the same clock gene in the SCN remains synchronized with the light cycle। तो यहाँ पे क्या बोला, in addition when laboratory rats that usually ate at will were fed only once a day, peak activity of a clock gene in their peak activity of clock gene, मतलब कि ये जो सर्केडियन साइकिल के लिए जो जीन्स में भी हो सकते हैं, देयर वाज अ शिफ्ट इन दैट, कि वहां पे कुछ इम्पैक्ट आया होगा, कोई चीज से कुछ मूवमेंट हुआ। ठीक है, तो अगर किसी चीज से कोई चीज मूवमेंट हो रही है तो उस चीज पे भी वो हमारी सर्केडियन साइकिल डिपेंड करती है कि नहीं, नॉट जस्ट एससीएन। एससीएन तुम्हारा ऐसे था जो ह्यूमन हाइपोथैलेमस में था। ठीक है, the scientists long believed that two nerve clusters in the human hypothalamus called this were what controlled our circadian cycles। अब यहाँ पे जैसे वो फोर क्रिटिकल जीन्स आए हैं गवर्निंग सर्केडियन साइकिल्स,
हैव बीन फाउंड टू बी एक्टिव इन एवरी टिश्यू, ये चीज बोली है। तो यहाँ पे एक और चीज आ रही है ना, जो कि तुम्हारी काइंड ऑफ कंट्रोल कर रही है, गवर्न कर रही है उसी सर्केडियम साइकिल को, जो कि ऊपर साइंटिस्ट सोच रहे थे कि लॉन्ग बिलीव कि यार ये 2 नर्व क्लस्टर्स हैं, उसकी वजह से ही सारी चीजें कंट्रोल हो रही है। ठीक है, आगे थोड़ा बढ़ते बढ़ते हैं। While scientists do not dispute the role of SCN, मतलब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि यार SCN तो है ही in controlling core functions such as regulation of body temperature and blood pressure, scientists now अब बिलीव करते हैं that circadian clocks in the other organs and tissue may respond to external cues other than light। तो यहाँ पे जब उसने कुछ ऐसा किया था ना फूड वाला, तो कि फूड उसकी 2 बार ईट कर रहा था तो उसको 1 बार ईट कर आया था, कुछ ऐसे कुछ फीड फेड कर आया था। तो उसमें उसकी वजह से वो ये बोल रहा है कि साइंटिस्ट नाउ बिलीव दैट द सर्केडियन क्लॉक्स इन अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यू मे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल क्यूज अदर देन लाइट, इंक्लूडिंग temperature changes that reoccur regularly every 24 hours। तो यहाँ पे तुमने अच्छा थोड़ी बहुत चीज समझी। नो डाउट ये हो सकता है कि यार तुम्हें कभी कुछ इस सब चीजों के बारे में पता नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड डिफरेंट हो, ठीक है। बट क्या ये ऐसे ऐसे स्क्रिबल करके थोड़ी हेल्प हुई कि अच्छा यार इतनी चीज है, मे बी तुम 60%, 70%, 80% ऑफ द आरसी समझ पाए हो, एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन, क्योंकि इतने से भी तुम 100% ऑफ द आंसर्स निकाल सकते हो। ठीक है, कभी भी तुम्हारे पास ऐसा नहीं होगा। ये मैंने क्या किया है, ये जो मैंने इससे स्क्रिबल किया है इधर 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 इधर, वैसे ही तुमको करना है। तुम्हें मतलब वो फोकस के लिए है कि अच्छा ये बिलीफ था, फिर उसके बाद अब अगर मैं सिर्फ इधर पे ही कंट्रोल हो जाऊं, अगर मैं जो मैंने पर्पल से बाहर बाहर लिखा है उसको ही मैं रीड करूं कि एक बिलीफ हुआ करता था कि एससीएन कंट्रोल करता है सर्केडियन साइकिल, बायोलॉजिकल साइकिल्स होती है ये, उसके बाद एससीएन कंट्रोल करता है कुछ फंक्शंस। अब मुझे याद नहीं है कि कौन से फंक्शंस है, मे बी उस पर क्वेश्चन आएगा तो मैं वापस से रीड कर लूंगा, बट हमने वो चीज समझी। फिर यहाँ पे हमने देखा कि यार सेल्स हैं वो एससीएन को इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर एबीसीडी जीन्स है वो सर्केडियन साइकिल पे कुछ इम्पैक्ट करके लाते हैं, फिर यहाँ पे कुछ एक इम्पैक्ट वाली चीज थी, फिर आगे वो नाव वाली चीज थी। तो इस चीज से भी तुम समझ पाए ना कि पूरा क्या है, पैसेज। ठीक है, बट वो कैसे होगा, अब ये एक दिन में यार नहीं होगा। ठीक है, जो अभी ऐसे शॉर्ट में तुम्हें बता दिया कि ऐसे ऐसे करके डेली प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, वो जो छोटी छोटी चीजें थी कि वो कॉमा के बीच में है, तो वो चीज तुमने देखी। ठीक है, अब आगे आगे आते हैं। अब आ रहा है द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज इज टू। अब जैसे ही तुमने ये रीड किया, तुमने आरसी रीड किया, स्क्रिबलिंग करी, पहला हमारा स्टेप डन है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, ये वाला सेकंड स्टेप, कलर में थोड़ा सा चेंज कर लूं, कलर कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक है, दूसरा क्या स्टेप है कि यार क्वेश्चन को रीड करना है कि प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज का मतलब क्या है, कि यार ऑथर ने ये पैसेज लिखा क्यों, मतलब उसने क्यों लिखा एज अ होल कि यार ये लिखने की क्या जरूरत पड़ गई, ऐसा क्या बताना चाहता था ऑथर। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो ये तुमने सेकंड चीज पढ़ी और उसको अपने दिमाग में भी सोच लिया कि अच्छा यार ऐसे करके ये था। फिर अब हम आ जाते हैं, थर्ड वाला स्टेप भी यहीं पे ही हो गया कि यार आंसर कुछ ऐसा होगा जो बता रहा होगा कि सिर्फ एससीएन ही नहीं काफी है, और भी चीजें हैं जिसपे साइंटिस्ट ने अब वो मतलब बिलीव रखा है। यही तो बात हुई है ना। तो ये हो गया थर्ड वाला। तो अब फोर्थ वाला हमारा आता है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन वाला प्रोसेस। आओ उसमें देखते हैं। चैलेंज रीसेंट फाइंडिंग्स दैट अपीयर टू कॉन्ट्रडिक्ट अर्लियर फाइंडिंग। चैलेंज रीसेंट, अब पहले क्वेश्चन तुम सिर्फ वर्ड्स मत पढ़ना, तुम उसको समझना कि यार वो बोल क्या रहे हैं, कि हम चैलेंज कर रहे हैं रीसेंट फाइंडिंग्स दैट अपीयर टू कॉन्ट्रडिक्ट द अर्लियर फाइंडिंग, बट वी आर नॉट डूइंग दिस, वी आर नॉट चैलेंजिंग द रीसेंट फाइंडिंग्स। व्हाई? क्योंकि जो भी रीसेंट फाइंडिंग्स आई है कि यार जो नाउ बिलीव, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया है ना काइंड ऑफ, साइंटिस्ट नाउ बिलीव दैट सर्केडियन क्लॉक्स इन अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यू मे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल क्यूज। तो वहां पे हमने कुछ चैलेंज नहीं करी, रीसेंट फाइंडिंग्स मतलब जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, तो चैलेंज हम नहीं कर रहे हैं, हम उसको
एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे ऑपोजिट हो गया कि नहीं? ये चीज समझ आई? ओके, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। फिर प्रेजेंट टू साइड्स ऑफ एन ऑनगोइंग साइंटिफिक डिबेट प्रेजेंट टू साइड्स ऑफ एन ऑनगोइंग साइंटिफिक डिबेट। डिबेट कब होती है यार? डिबेट तब होती है जब हमारे पास टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, राइट? डिबेट की डेफिनेशन क्या होती है? कि जब हमारे पास दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, कि डिबेट तुम कर रहे हो, अगर डाउरी पे फॉर एग्जांपल डिबेट हो रही है, तो एक एक सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी हो सकता है कैरी हो कि नहीं दिस इज फाइन, दूसरी सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी बोल रही नो दिस इज नॉट फाइन। तो यहाँ पे दो डिफरेंट चीजें हैं ना, दो मतलब पोल्स अपार्ट चीजें। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यार ऐसा नहीं था कि या तो लोग एससीएन की तरफ है या तो लोग अदर जीन्स की तरफ है। यहाँ पे बोल क्या रहेगी यार, एससीएन भी ठीक है, बट हाँ ये भी एक चीज है, ये एक टोन है ऑथर की। तो यहाँ पे डिबेट नहीं कर रहे हैं हम लोग, समझ आया? प्रेजेंट टू साइड्स ऑफ एन ऑनगोइंग साइंटिफिक डिबेट, क्योंकि वो तुम्हें देखना भी पड़ेगा कि यार वो कौन सा वर्ड यूज कर रहा है। फिर आता है रिपोर्ट आंसर्स टू सेवरल क्वेश्चंस दैट हैव लॉन्ग पजल्ड रिसर्चर्स। क्या कहीं पे पूरे का पूरा पैसेज इसलिए लिखा गया था कि अ, हम सर्टेन क्वेश्चंस को आंसर कर पाए जो कि लॉन्ग पजल करके रखा है रिसर्चर्स को? ऐसा हो सकता था अगर हम लोग इसी सेम आरसी को ऐसे लिखते कि यार साइंटिस्ट एससीएन के बारे में जानते तो हैं, बट देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो उनको अभी भी नहीं पता है, ठीक है? फिर उसके बाद वो लिखता कि यार अब क्योंकि इतने सर्टेन रिसर्च होने के बाद हम वो आंसर्स कर पा रहे हैं, ठीक है? तो तब फिर शायद ये सी वाला आंसर हो जाता, बट इसके लिए हमारा पूरा का पूरा पैसेज ही हमारा अलग था, ठीक है? अगर तुम्हें ये लग रहा है कि नहीं यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसे एलिमिनेट कैसे कर दिया, तो अगर श्योर नहीं हो, अगर तुम्हें श्योर मतलब तुम श्योर नहीं हो तो एलिमिनेट मत करना, ठीक है? उस केस में तुम होल्ड करोगे ऑप्शन को, ठीक है? हो सकता है बहुत सारे लोगों को सी वाला ऑप्शन ऐसा लग रहा हो कि यार ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उतना मतलब परफेक्टली क्लियर नहीं है, जस्ट लाइक ए एंड बी। तो तुमने इसको होल्ड किया कि यार इसको रख लेते हैं, अभी हम आगे पढ़ लेते हैं। डिस्कस एविडेंस दैट हैव कॉज्ड अ लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीफ टू बी रिवाइज्ड। इसका मतलब क्या है कि आरसी में उसने एविडेंस डिस्कस किए हैं दैट हैज कॉज्ड अ लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीफ टू बी रिवाइज्ड। रिवाइज्ड का क्या मतलब होता है? रिवाइज्ड का मतलब होता है कि यार कि तुम उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर रहे हो, मे बी तुम उसमें एडिटिंग कर रहे हो। एडिटिंग मतलब कि तुम कोई चीज को रिवाइज कर रहे हो ना, समझे? कि तुम उसको एडिट करके दे रहे हो। एडिटिंग में अगर तुम अपने कोई फोटो भी एडिट करते हो तो मे बी उसमें कुछ तुम ऐड करते हो कुछ तुम रिमूव करते हो, तो दैट इज ऑल्सो एडिटिंग ही है, मतलब वो भी वो रिवाइज्ड फॉर्म ऑफ वो प्रीवियस जो ओरिजिनल फॉर्मेट था उसका होता है, ठीक है? भले तुम ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, रिवाइज्ड है, ठीक है? तो ये एक चीज हो सकती है ना जहां पे डिस्कस एविडेंस दैट हैज कॉज्ड अ लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीफ टू बी रिवाइज्ड। तो दिस कैन बी योर आंसर, कैन बी और मस्ट बी और आंसर नहीं है, कैन बी और आंसर है कि यार शायद शायद ये आंसर हो सकता है, तो हमने इसको होल्ड कर लिया कि यार ये हमारा आंसर हो सकता है, इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। ई वाला क्या है? अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन अ कॉमनली मिसअंडरस्टूड बायोलॉजिकल फिनोमेना। तो प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस पैसेज वाज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन मतलब ऑथर ने एक चांस लिया एक्सप्लेन करने के लिए अ कॉमनली मिसअंडरस्टूड बायोलॉजिकल फिनोमेना। क्या कहीं पे ये लिखा हुआ है कि जो सर्केडियन साइकिल्स हैं वो मिसअंडरस्टूड थी? बायोलॉजिकल फिनोमेना हम तो पहले सोचते थे कि एससीएन के थ्रू सारी चीजें होती हैं, बट अभी कुछ खतरनाक रिसर्च हुई उससे पता चला कि यार एससीएन तो था ही नहीं, एकदम ही कंप्लीटली डिफरेंट था। तो यहाँ पे कॉमनली मिसअंडरस्टूड नहीं है ना, कॉमनली मिसअंडरस्टूड कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि हमें मिसअंडरस्टैंडिंग है, समझे? अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में पता नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो अनएक्सप्लोर्ड है। अनएक्सप्लोर्ड वर्सेस मिसअंडरस्टैंडिंग,
ठीक है, दोनों में फर्क है, अनएक्सप्लोर्ड वर्सेस मिसअंडरस्टैंडिंग। समझ आ रहा है दोनों में फर्क क्या? चले गए, ओके। तो ये भी हट गया। अब बचता है सी और डी। सी और डी में बेटर आंसर क्या है? देखो सारी की सारी डिबेट लास्ट में यही हो जाएगी कि यार बेटर आंसर कौन सा है, ठीक है? क्योंकि थोड़ा ये सब्जेक्टिव तुम्हें लग सकता है, नहीं ट्रैप तो सभी है, जीवन ट्रैप है भाई, ठीक है? तो सी और डी में रिपोर्ट आंसर्स टू सेवरल क्वेश्चंस दैट हैव लॉन्ग पजल्ड रिसर्चर्स। तो यहाँ पे कहीं पे भी उसने आंसर्स नहीं करे हैं टू सेवरल क्वेश्चन दैट हैव लॉन्ग पजल्ड रिसर्चर्स, rather they have discussed evidence that has caused a long standing belief to be revised, कि उसमें एड ऑन करके कुछ एक नया पर्सपेक्टिव ले आके आए कि साइंटिस्ट नाउ बिलीव, ठीक है, साइंटिस्ट लॉन्ग बिलीव्ड। समझ रहे हो? तो यहाँ पे रिवाइज्ड थॉट है ना, तो इसलिए डी वाला आंसर है, सी वाला आंसर नहीं है। समझ आया कि ऑपोजिट था, होल्ड करा, श्योर वाली चीज को एलिमिनेट किया, बेटर आंसर की तरफ हम गए और ओवरऑल प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज को समझा, तब जाके हमारा आंसर आया डी। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर है डी। आगे बढ़ते, ठीक है? समझ आया प्रोसेस? गलत हुआ सही हुआ जो भी हुआ वो तो यार अलग चीज है, बट प्रोसेस पे देखोगे तो शायद 10 अगर आरसीज भी गलत कर दोगे तो 11 से सही करने लगोगे, ठीक है? उसकी चिंता नहीं करो। फिर आता है द पैसेज, क्वेश्चन नंबर 2, द पैसेज मेंशंस, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना किसी तरीके का? फर्स्ट वाला तो कमेंट कर दे या क्लियर हो गया, ठीक है? और एक और चीज रखना, मेरी तरफ से एक सजेशन है, ठीक है? दो तरह के एटीट्यूड्स होते हैं, एक होता है लर्निंग एटीट्यूड और एक होता है कि चैलेंजिंग एटीट्यूड, कि यार मैंने तो बी मार्क किया था तो मेरा क्यों नहीं सही है, ठीक है? बट भाई नहीं सही है, ठीक है? तो अब उस चीज को समझो कि क्यों नहीं सही है, रादर देन की डिबेटिंग, रादर देन फाइटिंग कि यार मेरा कैसे गलत हो गया, ठीक है? तो उसको थोड़ा सा प्लीज लर्निंग एटीट्यूड रखेंगे, समझ रहे हो ना? ऐसे एकदम स्टबन नहीं हो जाना है कि यार यही आंसर होना चाहिए तब तो मैंने इसको मार्क कर दिया। तो देखो कि यार क्यों नहीं था मेरा आंसर, ठीक है? लर्निंग फेज है तो लर्न करते हैं, ठीक है? ऐसे चैलेंज नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी मैंने करा है, मैं चैलेंज कर देता था कि ऐसे कैसे, तो फिर वो फिर हुआ नहीं, फिर वो कब, फिर वो क्यों? क्योंकि फिर तुम एक्सेप्टिंग ही नहीं होता है माइंड, कि फिर तुम क्या सोचते हो ना कि यार अब मैं सुनूंगा ही नहीं सामने वाली की। The passage mentions each of the following as a function regulated by SCN in some animals except, मतलब हमें वो सारे के सारे फंक्शंस बताओ जो SCN करता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब कौन सा नहीं करता है। तो ये है तुम्हारा मेमोरी बेस्ड आंसर, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है? कि भाई कहीं पे बात हुई थी ना फंक्शंस की, याद होगा सबको, तो कहीं पे बात हुई थी तो फंक्शंस की बात हुई थी, तो तुमने ऐसे लिख रखा है, तो तुम इस तरफ आओगे, तुम कहोगे स्टडीज हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इन सम एनिमल्स द एससीएन कंट्रोल्स डेली फ्लक्चुएशन इन ब्लड प्रेशर, तुमने कहा ब्लड प्रेशर है बार्ट, तो ये आंसर नहीं हो सकता। फिर बॉडी टेम्परेचर एक्टिविटी लेवल्स, बॉडी टेम्परेचर एक्टिविटी लेवल्स, तो तुमने कहा ये हटा दो, टेम्परेचर हटा दो, ठीक है? फिर उसके बाद आता है एन अलर्टनेस एज वेल एज नाइट टाइम रिलीज ऑफ स्लीप प्रमोटिंग, जो भी था, तो अलर्टनेस भी हो गया, तो आंसर तुम्हारा क्या हो गया? डी हो गया क्या आंसर? तो यहाँ पे तुम अपनी मेमोरी पे नहीं रिलाई करोगे कि यार मुझे याद है कुछ, क्योंकि कोई फायदा नहीं है उसको याद करने का, सीधे देख लेना जाके, आरसीबी तुम्हारे पास रहेगा और दोनों चीजें ही रहेंगी, तो क्यों ही करना है, ठीक है? तो ये होता है तुम्हारा एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। फिर थर्ड वाला क्या कहता है? द ऑथर ऑफ द पैसेज वुड प्रोबेबली एग्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एससीएन। ऑथर जो है हमारा, वो किस चीज से एग्री करेगा अबाउट एससीएन? क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन तुम्हें इसी स्पीड में पढ़ना है वहां पे,
द ऑथर ऑफ द पैसेज वुड एग्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एससीएन। ठीक है, तो अब तुम आओगे इस पे कि यार एससीएन से रिलेटेड कौन सी चीज है जिसपे ऑथर एग्री कर सकता है। ठीक, अब देखते हैं। पहला है द एससीएन्स आर फाउंड इन अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी बिसाइड द हाइपोथैलेमस। द एससीएन्स आर फाउंड इन अदर ऑर्गन्स and tissues of the body beside the hypothalamus। आओ ऊपर देखते हैं। Scientists long believed that two nerve clusters in the human hypothalamus called SCN were what controlled our circadian cycles। ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि four critical genes governing circadian cycles have been found to be active in every tissue of flies, mice and humans। तो यहाँ पे लिखा है कि however not just the SCNs। इसका यहाँ पे मतलब ये है कि सिर्फ एससीएन ही नहीं था जो गवर्न कर रहा था। ठीक है, और उसके आगे ये जो कॉमा वाली बात थी, तो तुम ऐसे पढ़ोगे इन एवरी टिश्यू ऑफ फ्लाइज, माइस एंड ह्यूमंस। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि एससीएन्स आर फाउंड इन अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी बिसाइड्स द हाइपोथैलेमस। ये नहीं दे रखा है कि जो एससीएन की लोकेशन होती है वो हाइपोथैलेमस में तो होती है और अदर ऑर्गन्स में भी होती है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमारे पास एविडेंस नहीं है। ठीक है, एविडेंस नहीं है का क्या मतलब है कि यार जब मैंने तुमसे वो करप्शन वाली बात वो जो स्टार्टिंग में करी थी, तो मैंने तुमसे बोला था कि यार विद विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द ऑथर एग्री। तो तुम्हारे पास एक फैक्ट है ना कि ऑथर एग्री करता है कि यार करप्शन नहीं होना चाहिए। दिस इज अ फैक्ट जिसके बेसिस पे तुम अब आगे के ऑप्शंस देखोगे कि कौन से ऑप्शन हमारे फैक्ट के साथ इन लाइन है। ठीक है, तो तुम्हें जब तुमने ये ऑप्शन पढ़ा तो वहां पे तुमने देखा कि कहीं पैसेज में इसका एविडेंस है भी, कोई एक ऐसी चीज है जो इसको सपोर्ट कर रही है कि ऑथर भी इस चीज को सपोर्ट करता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे नो एविडेंस फाउंड हो गया ना। नो एविडेंस फाउंड हो गया तो इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, इस चीज से ऑथर नहीं एग्री करेगा। ठीक है, सेकंड, द एससीएंस प्ले अ द एससीएंस प्ले अ क्रिटिकल but not exclusive role in regulating circadian rhythms। क्या ये एक ऐसी चीज है जिससे ऑथर एग्री कर सकता है? एससीएन प्लेज अ क्रिटिकल, क्रिटिकल है बट नॉट एक्सक्लूसिव है। जस्ट लाइक कि यार रीडिंग इज इंपॉर्टेंट बट सिर्फ उससे नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज है ये यहाँ पे कि प्लेज अ क्रिटिकल रोल बट नॉट एक्सक्लूसिव रोल। तो ये शायद आंसर हो सकता है, तो हम इसको होल्ड करेंगे, हम इसको कभी सेलेक्ट नहीं करेंगे कि चाहे तुम्हें जितना अच्छा आंसर वो दिख रहा हो, हम हमेशा उसको होल्ड करेंगे कि यार बी शायद हो सकता है आंसर। द एसियंस कंट्रोल क्लॉक जीन्स इन अ नंबर ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स थ्रू आउट द बॉडी। द एसियंस कंट्रोल क्लॉक जीन्स, तो वो जो क्रिटिकल जीन्स और वो चार जो जीन्स थे ए बी सी डी, तो वो कह रहा है कि एससीएन उन चार जीन्स को कंट्रोल करता है। The SCN control clock genes in a number of tissues and organs throughout the body. So we have no evidence for this। ठीक है, नो एविडेंस फॉर दिस। या तो इसको तुम वी डोंट नो भी कह सकते हो कि यार मुझे पता नहीं। अब ये एक ऐसी चीज है जब इसके बारे में तुम्हें पता नहीं है, इसके बारे में कुछ एविडेंस नहीं है, तो तुम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ एक लॉजिक भी होना चाहिए ना कि यार ऑथर एग्री करेगा। ऑथर से वो उन्हीं चीजों से एग्री करेगा जिस चीज के बारे में उसने लिख रखा है। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि यार आईफोन बहुत बढ़िया चीज है फॉर एग्जाम्पल, और तुम कह रहे हो कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग वुड आई एग्री, तो उसमें तुमने लिख रखा है तो मे बी सैमसंग। ठीक है, तो अब ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में मैंने अपने मुंह से कुछ बोला ही नहीं है। अगर मैंने अपने मुंह से कुछ बोला ही नहीं है तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि सैमसंग अच्छा फोन है बुरा फोन है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है मेरी। क्या पता ऐसा हो सकता है मेरे माइंड में कि यार सैमसंग से बढ़िया तो आज तक जीवन में कुछ आया ही नहीं, है ना। आईफोन अच्छा है बट उसका भी एक सुपर पावर है, ऐसे करके भी सोच सकता हूँ, बट ये भी सोच सकता हूँ कि उससे बेकार कोई फोन नहीं है। तो वो मैंने जब तक बोला नहीं है, जब तक मैंने एविडेंस नहीं छोड़ा है, तब तक तुम कह नहीं सकते हो कि मैं किस चीज से एग्री करूंगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड लॉजिक। समझ आया ये इस एग्जाम्पल से?
जितनी चीज बोलूंगा उस पे ही तुम स्टिक करोगे कि यार इसके अकॉर्डिंग क्या है, तो ये गलत हो गया। फिर आता है द एसियंस आर लेस सिग्निफिकेंट फैक्टर इन रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर देन साइंटिस्ट वन बिलीव। लेस सिग्निफिकेंट फैक्टर इन रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। अब ये एक ऐसी चीज हो गई, देखो यहाँ पे क्या हुआ, एससीएन बोला, ब्लड प्रेशर भी बोला, रेगुलेटिंग भी बोला, ठीक है, साइंटिस्ट वंस बिलीव। तो जब तुम इतने सारे चीजें पढ़ते हो ना तो तुम्हें लगता है यार ये सब वर्ड्स जो है, ये सब जो वर्ड्स दे रखे हैं, ये सब वर्ड्स तो थे पैसेज में, ये सारे वर्ड्स तो थे पैसेज में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आंसर है। बट क्या ये वर्ड्स मिल के जो, अरे तुम्हें मजाक लग रहा है, ये सच होता है यार, लोग वहां पे वर्ड टू वर्ड मैच करते हैं। तो ये सब अगर साथ में करोगे तो इसका कुछ सेंस नहीं बनता है, क्योंकि इसके बारे में हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। द साइंटिस्ट आर लेस the Essenes are a less significant factor in regulating blood pressure than scientists once believed। तो इसके बारे में तो कुछ बात ही नहीं हुई। We don't know, no evidence। इस पे हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। हो सकता हो रियलिटी में ये चीज ट्रू हो सकता है हो आउटसाइड इंफॉर्मेशन में ये ट्रू हो, बट जब तक हम पैसेज में रीड कर रहे हैं तब तक ये ट्रू नहीं है, ठीक है। तो इसलिए तुम अपनी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन नहीं लाओगे। कई बार क्या होगा, कुछ चीजें होंगी जो एकदम ट्रू होंगी, जैसे कि अब उसमें बोल दिया जाए कि आईफोन का कैमरा बहुत अच्छा होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बट मैंने अगर बोला नहीं है तो तुम उस पे नहीं कर दोगे कि मैं एग्री कर जाऊंगा, क्या पता मुझे एकदम बेकार लगता हो, ठीक है। तो वो चीज तुम्हें देखनी पड़ेगी कि किस चीज पे बातें हुई हैं, किस चीज पे नहीं। ई वाला है द एशियंस आर लेस स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय changes in light level than they are by other external cues। less strongly affected, यहाँ पे कहीं लेवल ऑफ, तुम ऐसे कम मान सकते हो क्या, एक तरह से कि अगर एक ऑर्डर उसने दे रखा है क्या कि ये सबसे ऊपर तो यार ये जीन्स वाला है, फिर यहाँ पे ये सनलाइट वाला है, और फिर यहाँ पे वो फूड वाला है, ऐसा कुछ ऑर्डर दे रखा है क्या। Asians are less strongly affected by this as compared to that other cues। तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा है तो ये भी नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। तो पहले वाले का आंसर डी है, दूसरे वाले का आंसर डी है, फिर लास्ट वाले का आंसर बी फॉर बॉम्बे है, ठीक है। थोड़ा सा समझ आए कि अच्छा यार किस तरीके से करनी है चीजें, ठीक है। 3 on 3 किसी का हुआ सही? नहीं, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक भी नहीं सही हो उसमें भी कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर तुम सीखने का एटीट्यूड रखते हो तो वो तुम सीख तो लोगे यार, क्योंकि कोई भी सीख लेता है उसमें। पूरे मतलब आज से लेके लास्ट तक ही ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो सीख ही लोगे यार। बट जो भी मैंने चीज बोली, क्या उन सारी चीजों से तुम रिलेट कर पाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि अच्छा यार ऐसे 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 कर, ऐसे तो नहीं लग रहा है ना कि यार कुछ भी ऐसे बता दिया आके, जो कि ऐसा लगता है वीएआरसी की क्लास में। क्योंकि मुझे ऐसा लगा था जब मैंने कहीं एनरोल किया था कि मैंने कहा ये क्या बता के चले गए, ठीक। जब तक तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार ये चीज है, ये चीज मैं नहीं देख पाया, तब तक ठीक है। कुछ डाउट हो इन 3 क्वेश्चन में तो प्लीज बता दो, फिर हम एक चीज आगे और समझते हैं। कुछ डाउट नहीं है, चलो। कोई नहीं। तो अब हम बैक वापस से आएंगे अपनी थ्योरी वाले पोर्शन पे। ये नहीं था, ये था। तो अब वापस से हम अब देखते हैं, अब इसको थ्योरी को एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग तुम्हें होगी। कलर कोई ढंग का है, ये ले लेता हूँ, चल। एवरीथिंग इज 100% ट्रू। अब तुम्हें नहीं पता था कि यार एससीएन के बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन थी नहीं थी, अब उसने बोला कि यार एससीएन सर्केडियन साइकिल्स को कंट्रोल करता, तो तुमने माना उस चीज को, उसमें अपनी नॉलेज नहीं लगाई कि यार मैं तो एक डॉक्टर हूँ, बट मैंने तो कुछ और भी पढ़ रखा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो क्रिटिकल जीन्स होते हैं।
एससीएन का तो उतना इम्पैक्ट नहीं। तो ये तुम्हारी पर्सनल नॉलेज है। तुम ये नहीं पूछ रहे ना कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग यू विल एग्री, ठीक। और कॉमन सेंस में फर्क ये हो गया कि अच्छा ठीक है, बॉडी में ऐसा होता है, रेगुलेशंस, ये सही चीजें, तो वो एक यूनिवर्सल फैक्ट्स हो गए। तो पहली चीज तुम्हें समझ आई। ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे तो चलो, अदर पीपल का पॉइंट ऑफ व्यू अभी आया नहीं है, ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। यहाँ पे हमने स्क्रिबलिंग सीखी कि यार कैसे कैसे स्क्रिबल करना है, और वो 5 लाइन को कैसे 1-2 वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। वो एक मतलब धीरे धीरे करके आएगा, बट प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है। हमने मेमोराइज नहीं करे थे ना फैक्ट्स, हमने उनको रटा नहीं कि एक्टिविटी लेवल्स था, टेम्परेचर था, कि क्या था। हमने क्या किया, हमने रेफर बैक किया कि भाई क्या कहाँ पे था, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा है। एवरी ओपिनियन ऑफ ऑथर इज अ फैक्ट, मतलब अगर ऑथर ने कहा है कि यार एचसीएन हम बिलीव करते हैं कि रेगुलेट करता है हमारे सर्केडियन साइकिल्स को, तो उसको एज अ फैक्ट माना है ना हमने, कि यार ये तो है ही सच। अब उसके बेसिस पे हम देख रहे हैं कि ऑथर विल एग्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। फिर प्रोसेस वाली बात जो हमारी थी, क्या प्रोसेस था, पैसेज को रीड करो, स्क्रिबल करो, बुलेट पॉइंट्स बनाओ, ठीक है। ये चीज तुम कैसे कर सकते हो, 2 सोर्सेस से। जब तुम रीडिंग भी करोगे, अभी तुम्हें अभी आर्टिकल्स और मिलेंगे, रीडिंग करोगे उसमें भी ये चीज लगाओ, और आरसी प्रैक्टिस के लिए भी तुम्हें अभी आरसीज मिलेंगे, तो उसमें भी ये चीज लगाओगे तुम, ठीक है। जो लोग अभी स्क्रिबलिंग करेंगे, थोड़े एफर्ट्स लगाएंगे, टाइम भले ज्यादा लग सकता है, हो सकता है तुम्हें 25-30 मिनट लग जाए आरसी करने में, बट वो टाइम रिड्यूस हो जाएगा। जो लोग सोचेंगे कि यार छोड़ो ना, इतना क्यों क्यों ही करें, तो वो गलत तो करेंगे, एक्यूरेसी यार वो नहीं जनरेट कर पाओगे, वहां पे तुम कंफ्यूज रहते रहोगे। तुम एक बार करके देखो, इट्स नॉट अबाउट द टाइम, इट्स मोर अबाउट द एक्यूरेसी, मैं पहले बोल देता हूँ। क्योंकि तुम अगर सही से चलना सीख गए तो तुम दौड़ना भी सीख जाओगे, ठीक है। तो टाइम एज अ फैक्टर आएगा ही नहीं। तुम्हें अभी लग रहा है कि क्योंकि बेस बिल्ड करा दूंगा तुम्हारा, कि जहां पे तुम्हें नॉलेज ये है कि रीजनिंग क्या है, उसके बाद क्या करोगे तुम, मॉक्स देते रहोगे, मॉक्स देते रहोगे। फिर एक बीच में एक ऐसा भी फेज आएगा जहां पे तुम हर दिन एक आरसी की प्रैक्टिस करो, हर दिन एक टेस्ट उसमें दोगे, टेस्ट फॉर्म में 4 आरसीज, वही 40 मिनट का टाइमर। तो वहां पे तुम स्पीड जनरेट कर लोगे कि 1 महीने तक अगर तुम पूरा का पूरा आरसी ही देते जा रहे हो प्रैक्टिस में, बीआरसी वाला सेक्शन, तो हो ही जाती है यार इम्प्रूव, ठीक है। तो प्लीज एक्यूरेसी पे फोकस करना है अभी के टाइम में। फिर हमने क्वेश्चन रीड करा था, उसको रीफ्रेस करा था, उसमें टाइम लगाया था, समझा क्वेश्चन कि भाई पूछ क्या रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे आंसर किया, ठीक है। फिर सोचा कि यार क्या आंसर हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है, कहाँ आंसर हो सकता है, ठीक है। जो मेमोरी बेस्ड वाला था तो उसमें हमें अंदाजा था कि यार यहाँ कहीं शायद आंसर होगा, तो वो चीज तुम्हें देखनी है। फिर एलिमिनेशन वाली चीज तुम्हें थोड़ी बहुत समझ आई होगी कि अच्छा यार ये चीज है। तो उसमें से एक ट्रैप तो यही था कि यार कि एविडेंस नहीं है हमारे पास उस चीज का। ऑथर विल एग्री तभी कर पाओगे जब तुम्हारे पास कुछ एविडेंस हो उस पर्टिकुलर चीज का, ठीक है। ये चीज समझ आ गई सबको, सब कुछ समझ आ गया, ओके। ओके, तुम्हारा अब होमवर्क क्या है, वो तुम्हारे पास टू डू लिस्ट में भी आ ही जाएगा। आरसीज होंगे, ठीक है, इसी फॉर्म में होंगे, ऊपर आरसीज, फिर क्वेश्चंस, यहीं तक ही करना। फिर ये एक्सप्लेनेशन मैंने इसे इसमें ऐसे दे रखा है, ठीक है, कि तुम पढ़ सकते हो कि क्या है। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले अटेम्प्ट करा ऐसे, तीनों के आंसर अपनी कॉपी में लिखे, और उसके साइड में एक थोड़ा सा ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, एविडेंस, नो एविडेंस, और ऐसे करके, तो तुम अपना ABCD ऑप्शन बना के यहाँ पे लिखो कि यार ये तो आउट ऑफ स्कोप है, ये तो नो एविडेंस है। जरूरी नहीं पूरा लिखो, एवी भी लिख दो, ठीक है, ये ऑपोजिट है, ऐसे करके लिखो कि होल्ड करा, फिर ये होल्ड करा, ठीक है। फिर उसके बाद तुमने सोचा कि यार इन दोनों में से आंसर है, तो वहां पे तुमने सोचा कि बेटर आंसर कौन सा है, तो वैसे करके करो। इनिशियली हो सकता है कि 5 में से तुम 3 एलिमिनेट कर जाओ, 2 में फंस जाओ, राइट। तो वहां तक पहुंचो पहले, कि अब तुम क्या करो। अगर तुम्हारा आंसर गलत होता जा रहा है, गलत होता जा रहा है, तो तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि यार 2 बेस्ट आंसर बता दो इसमें से, 2 बेस्ट आंसर्स, ठीक है।
2 बेस्ट तक पहले पहुँचो, कि यार अब मैं इस लेवल पे पहुँच गया हूँ कि कोई भी आरसी होता है, कोई भी वो होता है, उसमें मैं 2 बेस्ट को उठा लेता हूँ। अब आंसर इन दोनों में से ही है, ये मैं 100% श्योर हूँ। तो ये जो बाकी के ऑप्शंस होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं तुम्हारा गार्बेज ऑप्शन, ठीक है? इनको हम लोग बोलते हैं गार्बेज ऑप्शन, कि अगर तुम ये सब मार्क करके आ रहे हो तो फिर तुम्हारा खेल खत्म है, ठीक है? ओके, ठीक है, ऐसे करके करना और फिर हो जाएगा तुम्हारा ऐसे। और क्या बता दूँ? और तो कुछ नहीं बताने को, बस इतना ही था। टू डू लिस्ट मिल जाएगी आरसी के तुम्हें, उसमें पैसेजेस मिल जाएँगे, प्रैक्टिस करना। बता दूँगा कितने करने हैं प्रैक्टिस, क्या नहीं करना है। आई होप क्लियर होगा जो भी चीज़ बताई है। ठीक? बेस्ट क्लास टुडे। मतलब अभी तक नहीं, सही चल रहा था सब। अभी तक नहीं कुछ सही चल रहा था। ठीक है, चलो। थैंक यू। चलो फिर, जाओ फिर, बाय-बाय। एन्जॉय करो अपना जीवन। कुछ और पूछना है किसी को तो 2 मिनट में रुक जाता हूँ। या नहीं पूछना है तो फिर तुम जा सकते हो, बढ़िया।